चलिए, क्या है, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 का अधिनियम संख्या 3, 16 मार्च 1984 को ये पारित किया गया है। चलिए पढ़ें। हाँ, उद्देश्य लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित। हाँ, भारत गणराज्य। यह अधिनियम जो लोक संपत्ति है, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान ना करे, इसका क्या है, निवारण, इसके निवारण के लिए यानी प्रिवेंशन के लिए, कि कोई इस प्रकार से लोक संपत्ति का नुकसान से बचाने के लिए उनसे संबंधित जो भी विषय हैं उसको बंधित करते हुए यह अधिनियम बनाया गया है। और भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हुआ है। तो जैसा कि हर अधिनियम में जो धारा 1 रहती है वह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में होती है। तो इसका क्या नाम है सेक्शन 1 में? सेक्शन 1। यस सर। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। है ना, संक्षिप्त नाम है ना, पूरा नाम में क्या हो जाएगा, 1984 का अधिनियम संख्या अधिनियम संख्या 3 3। और जुड़ जाएगा तो ये पूरा नाम। तो संक्षिप्त नाम जो है लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, है ना। तो और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, है ना। अब इसका क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, मगर अब क्या होगा, ये संपूर्ण संपूर्ण भारतवर्ष में भारत पर। विस्तार होगा। और यह कब लागू कब से किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 1984 के 28वें दिन, यानी 28 जनवरी 1984 को यह लागू हुआ समझा जाएगा। चलिए, अब इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कुछ आईपीसी से मिलती हुई परिभाषाएं लग रही हैं, मगर देखें इसमें क्या है, पढ़ें। अच्छा। रिश्ती 2 का यह वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 की धारा 425 में है ना, रिश्ती मिसचिफ जो है, जिस प्रकार से आईपीसी में 425 में जो रिश्ती की परिभाषा दी गई है वही यहाँ पे भी होगी। लोक संपत्ति। हाँ, लोक संपत्ति से अभिप्रेत है ऐसी कोई संपत्ति, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी है जो निम्नलिखित में से के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन है। है ना, केंद्रीय यहाँ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित निगम, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी या ऐसी संस्था, संस्थान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है, लोक संपत्ति से अभिप्रेत कोई संपत्ति, चाहे वह क्या है, स्थावर हो या चल यानी संगम, चल यानी क्या बोलते हैं, जंगम, जंगम संपत्ति, है ना, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें मशीनरी भी सम्मिलित की गई हैं। और जो क्या है, किसके स्वामित्व में और कब्जे में होना चाहिए, यानी राज्य के, राज्य। तो यहाँ राज्य का क्या मतलब है, तो एक बताया गया है कि केंद्र सरकार, दूसरा कोई भी राज्य सरकार, केंद्र तो एक सरकार होती है और राज्य कई हैं हमारे यहाँ, तो कई राज्य सरकार, और कोई भी राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी, स्थान प्राधिकारी में जो भी है तो लोकल बॉडी हैं वो आ जाते हैं। केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य के अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित किए गए कोई भी निगम, यानी जो केंद्र द्वारा बनाए गए हों या प्रांत द्वारा या राज्य द्वारा, है ना, यानी केंद्र, प्रांतीय या राज्य के अधिनियम द्वारा कोई भी ऐसा निगम बनाया गया है। निगम भी कैसे बनाया जाता है, ये बिल पास करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई निगम स्थापित किया गया है, और कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 617 में यथा परिभाषित है, ऐसी कोई कंपनी है ना, उस कंपनी की ये एसेट्स की बात कर रही हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं। कोई संस्थान या समुत्थान या उपक्रम, जो भी एंटरप्राइजेस कहलाती हैं, जो किसी राज्य सरकार की हो सकती हैं, शासकीय राजपत्र में कोई अधिसूचना द्वारा
इस निमित्त निर्दिष्ट कर सकेगी, है ना। इस प्रकार की कोई संस्था है जो राजपत्र में उसको नोटिफिकेशन करके किया गया है। तो इनके स्वामित्व या इनके कब्जे में जो संपत्ति है, उन संपत्तियों को यहाँ क्या कहा गया है, लोक संपत्ति कहा गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी कहा गया है। मगर यहाँ और एक परंतु बताया गया है, परंतु देखें क्या है। परंतु केंद्रीय सरकार इस उपखंड के अधीन किसी संस्था, संस्थान या उपक्रम को तभी भी निर्दिष्ट करेगी जब ऐसी संस्था, संस्थान या उपक्रम का केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा भागता केंद्रीय सरकार द्वारा, भागता एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णतः या पर्याप्तता वित्त पोषण किया जाता है ना। यहाँ पे है और बात कही गई है, ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे जो है तो पूर्णतः निधि जो है गवर्नमेंट की होती है, या आंशिक रूप से कोई ऐसी सहायताएं भी मिलती हैं, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि परंतु केंद्र सरकार इस उपखंड के अधीन किसी संस्था, संस्थान या उपक्रम वे निर्दिष्ट नहीं करेगी, है ना, जब तक कि ऐसी संस्था जो है या उपक्रम वगैरह जो हैं परोक्ष केंद्रीय या एक से अधिक राज्य द्वारा अथवा अंशतः केंद्र से या अंशतः राज्य द्वारा या एक से अधिक राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि, यानी गवर्नमेंट का पैसा लगना चाहिए जब होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि, इसके बारे में क्या बताया गया है, इसे बताएं, पढ़ें। धारा 3 लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि। फर्स्ट, जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत ऐसी कार्य करके दृष्टि करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाला कोई दृष्टि निश्चित करता है, तो जो उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की लोक संपत्ति, यानी एक और अभी बताएंगे जो 2 में, उसके अलावा किसी संपत्ति की अगर इस प्रकार की दृष्टि करता है, किसी लोक संपत्ति के बाबत किसी कार्य को करने के लिए दृष्टि कारित करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और शब्द है यहाँ ने, और जुर्माना भी से दंडित किया जा सकेगा। यानी 5 वर्ष में ये जुर्माना भर करके भी किया जा सकता है, या सज़ा और जुर्माना दोनों किया जा सकता है, जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। सर यानी सर और जुर्माना है ना सर, मतलब पनिशमेंट भी दी जाएगी और साथ में जुर्माना भी होगा। अरे ये तो हमारी किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ लगता है ना, या दिया है किसी ने? हाँ, नहीं या होना नहीं चाहिए, वैसे सही है। जी दरवाजे इंग्लिश में देखता हूँ क्या है। हेलो सर, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? हाँ, ये लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 पढ़ा जा रहा है ना। जी सर। है ना, ये है सर उससे पढ़ लीजिए ना, तो सर आपको उसमें शायद मिसप्रिंट होगा, तो वो जो PDF पहुंचा थे सर हमने, वैसे तो लगभग वही उसका लिखा है, यहीं पे हाँ, ही लिखा है। इंग्लिश में तो ठीक लिखा है इसमें, है ना, इंग्लिश में ठीक लिखा है, हिंदी में ये था। चलिए हाँ, ऐसा ध्यान दिला दिया करो जहाँ गलत हो तो, है ना। ये किताबें जो हैं तो ऑथेंटिक पब्लिकेशन की नहीं है, कई जगह पे ऐसा है और होना है नहीं। चलिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, है ना। और यानी जुर्माना से भी दंडित किया जा सकेगा। आगे क्या है। सेकंड, जो कोई किसी संपत्ति की बाबत कोई ऐसा भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है ना। यहाँ पे जैसा ऊपर कहा था कि 2 में जो वर्णित चीज़ें हैं उनको छोड़कर, तो 2 में क्या है कि कोई किसी लोक संपत्ति को निम्न प्रकार से, कोई भी जो लोक संपत्ति है वो निम्न प्रकार के होते हुए किसी कार्य से दृष्टि कारित करता है। अरे कैसी दृष्टि कारित करता है? जल, प्रकाश, बिजली, ऊर्जा का उत्पादन के वितरण या आपूर्ति के संबंध में प्रयुक्त कोई भी भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति, है ना। इनको कोई जल को या प्रकाश को या बिजली या ऊर्जा के कोई उत्पादन है जिनका वितरण या आपूर्ति के संबंध में कोई ऐसा भवन है या प्रतिष्ठान है या कोई संपत्ति है ना, उसे दृष्टि करता है। दूसरा क्या है, कोई तेल प्रतिष्ठान है ना, जो बड़ी बड़ी जगह पे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस हैं, ये वगैरह भंडारण किया जाता है ना, तेलों का भंडारण रहता है,
जबलपुर के पास यस एक सर। बिटोनी है, वहाँ पे है, हर जगह हर राज्य में यानी ये जोनल में इस प्रकार के भंडारण रहते हैं, या कोई भी तेल से संबंधित बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यानी पेट्रोलियम पदार्थ फैक्ट्री है। जैसा है ना। और कोई मल संकर्म यानी जिस प्रकार से ये कचरा कूड़ा या इनके भी जो गंदगी इकट्ठी की जाती, पूरे शहर का मलबा कहीं फेंका जाता है ना, वहाँ पे भी कुछ प्रकार से कोई इस प्रकार से करते हैं। या ये सीवर लाइन डल रही ना, उसके बाद एक संयंत्र बनाया जाता है ना, तो उसकी बात कही गई है। कोई खान है ना, कोई भी माइंस है या कोई कारखाना है ना, लोक परिवहन है ना, जो भी परिवहन है, रेलगाड़ियाँ हैं, आपके बसेज हैं, या कोई भी टैक्सियाँ हैं, कोई भी परिवहन है, या दूर संचार के जो साधन हैं है ना, जो अपने टेलीफोन के तार होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, ये हैं, या उनसे संबंधित या उनमें प्रयुक्त किए जाने वाले भवन या प्रतिष्ठान या अन्य उनसे लगी हुई कोई भी संपत्ति, वह है ना, इस प्रकार की ये चीज़ों को अगर वह करता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और यहाँ सही लिखा है, और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। परंतु हाँ, कठोर कारावास भी है सर इसमें। क्या क्या कठोर कारावास साथ तो में। हमारे में क्यों नहीं दिया भाई? कठोर कारावास तो हमारी इसमें भी नहीं दिया है। ऐसी अवधि के कारावास पर लिखा है, कठोर कारावास है क्या? हाँ सर, वह कठोर कारावास एक जिसकी मिनट, अवधि हाँ लिखा दिया है भाई, नीचे दिया दिया जाने दो सर। है ना, यहाँ पे हमारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल, और इंग्लिश यहाँ रे देखो, इंग्लिश में ठीक लिखा है, शैल बी पनिश्ड विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, है ना, फॉर द टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ पे कारावास बल लिख दिया है। चलिए, है ना, परंतु न्यायालय अपने निर्णय में, यानी जो यहाँ पे मिनिमम जो 6 माह की जो मिनिमम कही गई है, मगर न्यायालय के स्वविवेक पर यह है कि ऐसे जो कारण हैं वो अभिलिखित किए जाएं तो 6 माह की कम की भी दंड अधिनिर्णित किया जा सकेगा, है ना। चलिए आगे क्या है, अब आगे जो है, अग्नि और विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करना। आप देखिए यहाँ अग्नि आग लगा के या कोई एक्सप्लोजन करके, है ना। धारा 4, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, है ना। यहाँ पे जो अपने पिछली धारा 3 में जो बातें पढ़ी हैं, जल प्रकाश, बिजली, ऊर्जा उत्पादन, ये तेल प्रतिष्ठान, मल संकर्म, कारखाने, है ना, परिवहन, इन पे अगर कोई नुकसान किसके द्वारा कर रहा है, आग लगा के कर रहा है, करते हैं ना, दंगे अंगे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, उनमें इस प्रकार से पूरी बसों को चला देंगे, पब्लिक प्लेसों में बहुत से उत्पात करते हैं, तो उनके लिए तो अग्नि और विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो धारा 3 के 1 में और 2 में जो बात, दोनों बातें कही गई, जो 1 में भी थी और जो बातें और 2 की, दोनों की है ना, में कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है, वह ऐसे अवधि के कारावास से जो कम से कम 1 वर्ष की होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, मिनिमम 1 year, है ना। इसमें भी रिगोरस है, यहाँ ही रिगोरस इंग्लिश में लिखा है मगर हिंदी में नहीं लिखा है, तो कठोर कारावास, है ना, कठोर कारावास से जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की होगी। और जैसे पीछे भी परंतु में लिखा है, यहाँ न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वह 1 साल से कम अवधि का भी कारावास अगर कोई ऐसा कारण है तो उसे अभिलिखित करते हुए दे सकेगा। अब यहाँ पे बहुत छोटा सा एक्ट है, तो हाँ सर, 7 सेक्शन दिए हैं। आपके 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर पक गए, तो छुपे हुए अधिनियम है, कई लोग पढ़ेंगे ये। अब यहाँ पे क्या बताया है, जमानत के बारे में विशेष उपबंध क्या है भाई, जमानती हैं क्या है, ये पढ़ें। धारा 5, जमानत के बारे में विशेष उपबंध। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके लिए सत्तादोष ठहराया गया है,
यदि अब अभिरक्षा में है तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंद पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया। है ना। ये यहाँ पे ऐसा पढ़ो तो कुछ खास समझ में नहीं आता है ना। पहले इसको पढ़ लेते। जमानत के बारे में विशेष उपबंध है ना, स्पेशल क्लॉज है ये। क्या है? 3 और 4 में है ना। 3 में 1, 2 और 4 में जो अग्नि और विस्फोटक द्वारा अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त है, यानी अभी अभियुक्त है ना, और या सिद्ध दोष हो गया है, यानी अब उसने सिद्ध दोष हो गया है, हो सकता है अपील या रिवीजन किया हो, है ना। तो सिद्ध दोष कोई व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है ना, या तो वह अभी अभियोजन चल रहा है उसका और अभिरक्षा में है, या उसको सिद्ध दोष कर दिया गया, सज़ा हो गई है और अभिरक्षा में है। और क्या बोल रहा है कि अगर वह जमानत में से जमानत पर छोड़े जाने के लिए आवेदन करता है तो राज्य सरकार को यानी प्रोसिक्यूशन को बिना सुने, उन्हें बिना सुने उसे इस प्रकार की जमानत नहीं देगा, है ना। यानी इसका यह मतलब होता है कि इस जमानत में देते समय कोर्ट को मामला प्रथम दृष्टया बनता है कि नहीं, उसके गुण दोषों में जाकर देगा, नहीं तो नहीं देगा, है ना। अपन ने ऐसा कहाँ पे भी पढ़ा था? आबकारी अधिनियम में भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो है तो प्रोसिक्यूशन को बिना विरोध करने का अवसर दिए बिना है तो इस प्रकार की जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी ये थोड़ा सा इसमें कोर्ट को जमानत देने पर लिखना पड़ेगा कि जमानत क्यों दी जा रही है, या यानी उसको जो विरोध किया है अभियोजन ने उसको कंसीडरेशन में लेगा। अब यहाँ पे व्यावृत्तियाँ क्या हैं? सेविंग क्लास धारा 6 व्यावर्ती। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्रवाई से, चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा, छूट नहीं देगी जो यदि इस अधिनियम नहीं होता तो उसके विरुद्ध संस्थित की जाती या की गई होती, है ना। यहाँ पे यह और कहा गया है कि इस अधिनियम में किसी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो उसके साथ और भी कोई अपराध गठित हो रहा है तो वो भी उसमें भी आपको सज़ा मिलेगी। ये एडिशनल टाइप से रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि और किसी अधिनियम में कोई ऐसे प्रावधान है उनका अल्पीकरण कर रहा हो। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, यानी अन्य विधि है तो वो अपने विधि का काम करेंगी, उसके साथ साथ इसका भी पनिशमेंट मिलेगा, है ना। मतलब दोनों एक्ट सर, अगर वो कोई अपराध करता है तो दोनों एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। हाँ 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 हाँ, है ना। चाहे वो कोई भी अपराध करे। हाँ हाँ हाँ। तथा इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई, चाहे अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा, उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगी कि कोई और एक्ट में उसकी कार्रवाई चल रही है तो इस एक्ट में नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। उन्मुक्त नहीं करेगी जो इस अधिनियम के अलावा भी उसके विरुद्ध की जा सके या संस्थापित की जा सके, यानी इसकी कार्रवाई भी चलेगी और आईपीसी की भी अगर वो है तो आईपीसी की भी चलेगी, है ना। या और कोई तत्समत कोई वृद्धि है तो उसके अनुसार कोई अगर तो उसमें कार्रवाई करना हो तो वह भी कार्रवाई चलेगी, यानी साइमल्टेनियसली दोनों कार्रवाइयों का यानी हो सकेगी, दोनों कार्रवाइयाँ हो सकेंगी। ऐसा नहीं है कि एक वो कार्रवाई चल रही है तो नहीं। जैसा अभी अपन ने पढ़ा था ना ह्यूमन राइट कमीशन में क्या कहा था कि कोई और आयोग अगर कोई जांच कर रहा है तो फिर ये आयोग नहीं करेगा, ऐसा लिखा था उसमें। तो यहाँ लिखा है कि वो कर रहा है तो करे और ये भी किया जाएगा, है ना। चलिए आप तो सर दंडित कैसे किया जाएगा? मतलब ज्वाइंट कर देंगे क्या अपराध को दोनों को? नहीं, वो दोनों अपराध, ये अलग अपराध है ना। ये भी एक अपराध है और वो भी एक अपराध है। तो जैसे अब डावरी प्रोहिबिशन एक्ट होता है ना, और साथ साथ में 304B का भी अपराध होता है, 498A का भी अपराध होता है, और वो 3-4 प्रोहिबिशन ऑफ डावरी एक्ट का भी होता है। तो तीनों में सजाएं मिलती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से स्पेशल एक्ट हैं तो इनके प्रावधानों के अनुरूप भी, है ना, इनको सजाएं मिलती हैं, ऐसा नहीं तो सर सजा का प्रावधान कैसा रहेगा? मतलब वो जो उसको कारावास दिया गया हाँ किसी एक्ट के तहत, उसके बाद फिर वो दूसरे एक्ट के तहत फिर सजा दी जाएगी या साथ में ज्वाइंट दिया जाएगा? ट्रायल एक साथ होगी मगर सजाएं सब में मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट लगभग क्या होता है, सभी सजाएं एक साथ चलती हैं, है ना। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना एक सर। साथ चलती हैं तो जो बड़ी सज़ा रहती है उसी का सज़ा
का भागीदारी होता है, बाकी सज़ाएँ उसी में वो होती हैं। अगर कोर्ट अगर चाहती है तो एक के बाद एक, तो बड़ी सज़ा फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से भी आर्डर कर सकती है। अपन ने निर्णय वाला जो है ना, CRPC में निर्णय वाला जो चैप्टर है उसमें ये सब बातें अच्छे से पढ़ी हैं, है ना। अब शायद जो अपने को समय उतना अच्छा सा अभी इस परीक्षा की तैयारी के विषय में नहीं पढ़ पाएंगे, मगर फिर से उसको निर्णय वाला जो चैप्टर है ना उसमें ये सब बातें दी गई हैं। चलिए अब क्या है, निरसन। धारा 7 निरसन और व्यावृत्त। फर्स्ट, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश 1984 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है ना। यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं, दी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी आर्डिनेंस जो है 1984, यानी इसको लाने के पहले एक आर्डिनेंस भी लाया गया था, उसे निश्चित किया गया। तो वो तो स्वाभाविक है कि जो ऑर्डिनेंस आता है उसके बाद फिर बिल आके फिर एक्ट बन जाता है, तो ऑर्डिनेंस अपने आप में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और कहा गया है कि ऐसे निश्चित होते हुए भी उस अध्यादेशों के अंतर्गत कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई कर दी गई है ना, तो या चालू है तो वह उसी के अनुसार मानी जाएगी, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से यह एक बहुत छोटा एक्ट है, मगर आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।